हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि आखिर डी और एफ ब्लॉक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कई बार पूछे भी जा चुके हैं, पूछे जाने की संभावना है। उन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स सब कुछ आज कंप्लीट करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी कोई अंत तक इस वीडियो को देखें और आनंद उठाएं। चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस होगा मैं बोलूंगा, आप जरूर अगर पेन पेपर लेके बैठे रहना, लिख लेना फटाफट से कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं समझाऊंगा भी 40-45 मिनट की क्लास से जो होंगी करेंगे हम लोग। एक बार सभी कोई इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको पता है आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, और आज आप पढ़ने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। मैं सबसे पहले बता दूं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इन सभी तत्वों को आखिर डी ब्लॉक में क्यों रखा गया, ये तत्व पी ब्लॉक में क्यों नहीं गए? इसका सबसे आसान आंसर कि पी ब्लॉक के तत्व को भी तो पी में ही रख सकते हो। कारण क्या है कि उनका जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सबसेल के अंदर जाता है, पी सबसेल के पी ऑर्बिटल में जाता है, इस वजह से वो पी ब्लॉक में है। इन सभी तत्व जो कि आप डी ब्लॉक के तत्व की बात कर रहे हो, वो डी ब्लॉक में इसलिए कहा जाता है, डी ब्लॉक में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन डी सबसेल के डी ऑर्बिटल में जाता है बच्चों। इसी वजह से एस वाला एस में जाता है, इस वजह से इस ब्लॉक का। उसी प्रकार से एफ वाला एफ ब्लॉक में कहा जाएगा क्योंकि इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? एफ सबसेल के एफ ऑर्बिटल में जाता है। प्यारे साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल 3 से लेकर के 12 तक। जी हां, वर्ग 3 से लेकर 12 तक। चैट सेक्शन में सारे बच्चे बताना, वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व होते हैं इनको डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। अगर इनका दूसरा नाम हम कहें तो कहा जाता है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। चीजें क्लियर है? आपसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, अर्थात डी ब्लॉक को और किस नाम से जानते हैं? जवाब क्या होना चाहिए? संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। दूसरा सवाल पूछता है, पूछा भी है कि डी ब्लॉक के अंदर जो सीरीज होती है, ये पहली सीरीज, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ध्यान रखना सभी कोई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1s 2s 2p 3s 3p और 3d। बच्चों, डी सीरीज स्टार्ट कहां से हो रहा है? डी में इलेक्ट्रॉन भरना किस कक्षा से आप प्रारंभ कर रहे हो? तीसरे कक्षा से। कहां से? तीसरे कक्षा से। 2d नहीं होता, 3d होता है। तो आप 3d से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारी डी की जो सीरीज स्टार्ट होगी वो सबसे पहले 3d 4d 5d 6d। जी हां, पहले क्या हुआ? 3d 4d 5d 6d, ये सीरीज है हमारी, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। प्यारे साथियों, आप यहां पे देख रहे हैं 3d सीरीज, 4d 5d 6d, जो कि 21 से लेकर के 30 तक, फिर 39 से लेकर 48 तक, फिर 57 से लेकर 80 तक, फिर 89 से लेकर के 112 तक। हालांकि 57 के बाद 57 से 71 तक के तत्व अलग श्रेणी में रखे जाते हैं, 89 से 103 तक के तत्व अलग श्रेणी में रखे जाते हैं। एक चीज समझिएगा, 57 हालांकि इसी में है, 89 में इसी में है। सवाल दूसरा पूछता है कि आखिर संक्रमण श्रेणी में, आखिर ट्रांजिशन सीरीज में 10 तत्व ही क्यों? 10 तत्व ही क्यों? आखिर 12 क्यों नहीं रख दिया गया? आखिर क्यों ओनली 10 एलिमेंट्स ही हैं? आहा,
ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आखिर संक्रमण सीरीज के अंदर, संक्रमण श्रेणी के अंदर सिर्फ 10 तत्व ही क्यों हैं? तो जवाब क्या होगा? अरे भाई मेरे, डी ब्लॉक की एलिमेंट की बात कर रहे हो, डी ऑर्बिटल के, सॉरी, डी सबसेल के अंदर आप अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख पाते हो? एस के अंदर 2 रखते हो, इसलिए 2 वर्ग एस का है। पी के अंदर 6 रखते हो, इसलिए उसका 6 है। डी ब्लॉक के अंदर आप 10 तत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि डी सबसेल के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 रख सकते हैं। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। यानी कि डी सबसेल के अंदर कुल 5 ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 ऑर्बिटल के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि डी सबसेल के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। इसी वजह से एक श्रेणी में, जो संक्रमण श्रेणी है, उनकी प्रत्येक सीरीज में, प्रत्येक श्रेणी में 10 तत्व ही होते हैं। अगर हम इनका स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, D1, D2, D3, D4 ऐसे करके जाएगा। और एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी को देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखना चाहते हैं तो भाई यहां पर जो सबसे बाहरी कक्षा होता है वो तो N होता है, जो कि एस के साथ लगा होता है, और एक इसके अंदर N-1 जो कि D होता है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन एस में आएगा, और अगर जाना भी होगा तो पहले एस से ही जाएगा। अब आप बता दीजिए कि ये तो डी स्टार्ट होता है 3 से ही ना, तो इसका मतलब ये 4s होगा और ये 3d होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 4s में, और अगर जाएगा भी तो कहां से? 4s से। बात समझ में आ रही है ना? अगर इलेक्ट्रॉन को जाना भी होगा तो सबसे पहले कहां से जाएगा? 4s से। आना भी होगा तो 4s में। ठीक है, 0, 1, 2 या 1, 2, यहां पर 1 to 10 नॉर्मल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर 21 का है स्कैंडियम, 21 है, निकटतम अक्रिय गैस आर्गन जिसका 18 होता है, उसके बाद 4s है और 3d है। आपको पता है कि 18 के बाद इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस में जाएगा। एस में कितना रहता है? 2, 4s में 2 चला गया, 18 2 20 हो गया, बचा 1 तो डी में चला गया। तो D1, D2, D3, D4 ऐसे करके होता रहेगा। तो ये हो गया बच्चों आपकी 3D सीरीज। यहां पर 4D सीरीज स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। अब सवाल आ गया बच्चों, क्या डी ब्लॉक के अंदर, क्या डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण है? क्या ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक्स ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाएंगे? क्या सबको आप ट्रांजिशन एलिमेंट कहोगे? बिल्कुल नहीं। सभी तत्व संक्रमण है तो नहीं। प्यारे बच्चों, संक्रमण होने का एक ही मतलब है, ट्रांजिशन कहने का एक ही मतलब है कि उसका डी ऑर्बिटल, डी सबसेल पूरी तरह से भरा हुआ ना हो, फुलफिल ना हो, इनकम्प्लीटेड हो। यानी कि अगर हम बात करें तो D1 हो, D2 हो, D10 ना हो, क्योंकि डी में अधिकतम कंप्लीटली फिल की बात करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पूरी तरह से फिल नहीं होना चाहिए, पूर्णतः भरा नहीं होना चाहिए। और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 में चला जाएगा, D10 दिख जाएगा, समझ जाना वो संक्रमण नहीं है। उनकी मजबूरी है डी ब्लॉक के अंदर रखना, क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए डी ब्लॉक के अंदर रखा गया, परंतु वो संक्रमण नहीं कहलाएंगे। इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D10 में जा रहा है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा, तो वो संक्रमण नहीं कह जाएंगे। अब बात करते हैं उन 3 तत्वों की जो विशेषतः इस डी ब्लॉक के अंदर तो है परंतु वो संक्रमण नहीं है साथियों। वो है जिंदगी कबाड़ा होगी। वो कौन से तत्व? Zn, Cd, Hg।
ये 3D सीरीज का है, ये 4D का है, ये 5D का है, और एक्सीएम होता है जो कि 6D का भी आता है। सोच लो बच्चों, इसका परमाणु संख्या 30 है, इसका देख लो क्या है 40 है, इसका क्या है 50। 40-50 था, ऐसे करके था, नहीं नहीं सॉरी 40-50 नहीं होता यार, मैं एक बार देख लेता हूं, थोड़ा सा ये हो रहा हूं, 48 था। वैसे आप आराम से निकाल सकते हो 18 जोड़ के, 30 में 18 जोड़ दिया 48, और 48 में 32 जोड़ दिया तो 80 आ जाएगा। एक से इसमें जाने पे 18 जोड़ देना, और इससे इसमें जाने के लिए 32 जोड़ देना है, तो आप आसानी से कर सकते हो। मैं कहां था, यहां पे था। तो सोच लो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाता है, एक सेकंड भाई फोन किसका आ रहा है। चलो बच्चों समझ गए, इसका परमाणु संख्या कितना हो गया 30, इसका परमाणु संख्या 48, 48 32 80 हो गया इसका। अब सोच लीजिए कि अगर जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इसका 3D10, इसका 4D10, इसका 5D10, क्या ये तीनों संक्रमण तत्व है, नहीं। क्या ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, नहीं। यानी Zn, Cd और Hg भले ही डी ब्लॉक के अंदर है, परंतु D10 होने के कारण, कंप्लीटली इनका ऑर्बिटल फिल्ड होने के कारण, पूरी तरह से भरे होने के कारण ये संक्रमण तत्व नहीं कहे जाएंगे। जिंदगी कबाड़ा होगी, लेकिन ऐसा होने नहीं देना है। क्लियर, क्या 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 है, आगे चले बच्चों। आगे चले, यस ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब आइए, ये सब आपने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उस पर बात करने वाला हूं, वीवीआई क्वेश्चन पे बात करने वाला हूं। एक सवाल पूछता है कि भाई 3D सीरीज के अंदर कौन सा तत्व है जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, वो कौन है, Mn। आप देख लीजिए मैग्नीज Mn जो कि +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट देने वाला है। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने वाला तत्व डी ब्लॉक के 3D में है। अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट वाली जो एलिमेंट है वो कौन है, Mn है, मैग्नीज, Mn मैग्नीज। ग्रेट, बहुत बढ़िया, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वहां से उठा रहा हूं। रंगीन, एक सवाल पूछता है संक्रमण तत्व के यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। संक्रमण तत्व के ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो कंपाउंड होता है वो कलरफुल क्यों होता है, संक्रमण तत्व का यौगिक रंगीन क्यों होता है, यौगिक रंगीन। देखो डीडी ट्रांजिशन की वजह से, डीडी संक्रमण होने की वजह से वो कलरफुल होता है, डीडी संक्रमण होने की वजह से वो कलरफुल होता है। T2G2 इजी वाला कॉन्सेप्ट रहता है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, एक तो ये पूछता है तो लिख देना लैंग्वेज। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन रंगीन है कौन रंगहीन है, तो आप कैसे पकड़ोगे, जिसका कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 तक होगा वो प्रायः रंगीन होगा, प्रायः रंगीन होगा, और जिसका D0 अथवा D10 हो जाएगा वो रंगहीन होगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। जिसका D0 अथवा D10 होगा वो कलरलेस हो जाएगा, जिसका D1 से D9 हो जाएगा वो रंगहीन हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ दिया कि स्कैंडियम 3+ रंगहीन है अथवा रंगीन है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भाई जो स्कैंडियम पे 3+ का चार्ज लगा है Sc3+ रंगीन है अथवा रंगहीन है। आप क्या करोगे, स्कैंडियम है ना, पहले इसका नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, आर्गन 3D और 4s होता है, 2 इसमें जाता है 1 इसमें।
भाई 3+ है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग किया होगा। 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा। मैंने आपसे क्या बताया था कि बच्चों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरते किस में हो, एस में, और निकलेगा भी सबसे पहले कहां से, 4s से। तो 4s से 2 निकलेगा और 3d से 1 निकल जाएगा। तो 2 और 1 3, तो ये तीनों तो निकल गए ना। यानी कि जब निकल गया तो भाई 3d का कंफिग्रेशन में तो 0 दिखेगा और 4s का भी 0 दिखेगा। अब बताओ अगर आपको D0 दिख जाए अथवा D10 दिख जाए तो वो क्या बोलोगे कि कलर लेस है, अर्थात स्कैंडियम पे 3+ का चार्ज कलर लेस होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ देता कि भाई Ti3+ का बता दो, Ti3+, टाइटेनियम पे 3+ का चार्ज कलर लेस होगा कि कलरफुल, आप क्या बोलोगे, कलरलेस अथवा कलरफुल होगा। तो आप क्या बताओगे, इसका टाइटेनियम का यानी कि 22 होता है, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। निकटतम नोबल गैस जो नियरेस्ट होता है वो आर्गन होता है 18 तक का। तो भाई 22 में से 18 खत्म हो गया, 18 खत्म हो गया, 4 बचा, जिसमें 4s पे 2 लगाते हो, 3d पे 2 लगाते हो। अब आपने बोला कि भाई 3+ है, इसका मतलब टाइटेनियम ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करा होगा, लूज करा होगा। अब सोचो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां से, तो 4s से 2 जाएगा, तो 3 टोटल लूज किया है, 2 यहां से निकलेगा और 1 यहां से निकलेगा। तो आर्गन 3d पे तो 1 बचेगा पर 4s 0 बच जाएगा। और मैंने क्या बताया बच्चों की d पर कॉन्फ़िगरेशन जो एक तरीका है, अच्छे से बिना मतलब कम समय में आप अच्छे से ये ज्ञात कर सकते हो कि D0 हो अथवा D10 हो तो रंगहीन, D1 से D9 हो, D ट्रांजिशन शो करेगा, रंगीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रंगीन। ये क्या हो जाएगा, रंगीन। लेकिन कुछ यौगिकों में, कुछ तत्वों में ये चीज चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी होता है। जैसे अगर KMnO4 के अंदर Mn को देख लिया जाए, K2Cr2O7 के अंदर Cr को देख लिया जाए, यानी कि मैग्नीज को, क्रोमियम को, ये सबको अगर देखोगे ना तो Mn+7 वाली जो कहानी आती है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना तो वो D0 में चला जाता है। D0 में जाएगा तो होना चाहिए था उसको रंगहीन, लेकिन यहां पर Mn के साथ जो ऑक्सीजन है ना, जो लिगेंड्स की तरह काम करता है ना, वो क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देगा, यानी D+7 से आ जाएगा D+6 में। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन D0 नहीं होगा, D1 आ जाएगा, और जब D1 आ जाएगा ना तो रंगीन हो जाएगा। तो याद रखना, अपवाद इसमें हर जगह मिलता है। कलर निकाल लोगे आसानी से, कलर निकाल लोगे आसानी से, यस, चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं चुंबकीय आघूर्ण की, मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण म्यू की बात कर लेते हैं। म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2, √n वेयर n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जहां पे म्यू क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, जिसको आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, ये बोर्ड थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब कर रहा है आज। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एन क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देख लो बच्चों, सीधी सी कहानी है कि अगर आप एन बढ़ाते हो, नंबर ऑफ एन बढ़ेगा, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है कि म्यू का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो म्यू का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम चाहिए। एक सवाल बड़ा रगड़ के पूछा है, बड़ा रच के पूछता है कि भाई म्यू का वैल्यू मैक्सिमम हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। लेकिन इसके लिए हम 4 ऑप्शन देते हैं, बताओ एन कौन सा सेलेक्ट करोगे, यानी कि डी का कॉन्फ़िगरेशन तुम कौन सा सेलेक्ट करोगे, D2, D3, D5, D9। देखता हूं
कौन बच्चे सही सही जवाब देते हैं? बताइए, आपको म्यू का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी माध्यम के भी बच्चे समझ रहे होंगे। बच्चे मतलब यहां पे बच्चा मतलब समझ रहे हो ना? समझ, अंडरस्टैंड, सब समझ रहे हो बच्चों? कुछ बच्चे लगातार एक ही मैसेज कर रहे हैं, सर इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में। भाई वही चीज तो बता रहे हैं। अगर मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोल रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहा हूं, डी ब्लॉक बोल रहा हूं, तो वो तो इंग्लिश में ही है ना। तो ऐसा तो नहीं कि आप प्योर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। यहां पे ही इंग्लिश है, हिन इंग्लिश। क्या जवाब है आप लोगों का? डी। लेकिन काफी बच्चे गलत जवाब दे दिए। देख के ऐसा लगता है कि यार ये D9 एन का वैल्यू 9 है। भाई ये D9 एन का वैल्यू थोड़ी है। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना आपको। डी के अंदर 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें अनपेयर्ड 2 है। मैं पूरा बना देता हूं। इसमें देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 है। अनपेयर्ड का मतलब सिंगल हो, जोड़ा ना लगा हो, कुंवारा हो। और 5 में 1 2 3 4 5। और इसमें अगर तुम बात करते हो 9 है तो 1 2 3 4 5 फिर 6। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। यस, ऐसे 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देख लो बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर n का वैल्यू कितना है, तो यहां पर n का वैल्यू कितना है 3, यहां पर n का वैल्यू कितना है 5, पर यहां पर n का वैल्यू तो सिर्फ 1 है ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, बाकी सब तो पेयर्ड हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है? n5 वाले पर। यानी कि करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, n का वैल्यू बढ़ेगा तो म्यू का वैल्यू भी बढ़ेगा। कब? जब आप n का वैल्यू बढ़ाओगे तब। सीधा सीधा है। अगर कभी म्यू का वैल्यू दिया हो, जैसे दे दिया 4.8 कैसे करके, 5.86 करके, तो अगर n का वैल्यू निकालना हो तो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू को, प्रायः ऐसे अप्रॉक्स वैल्यू है, पॉइंट के वैल्यू को माइनस कर देना और जो डिजिट बच रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा n का। जैसे मान लो कि म्यू का वैल्यू सपोज कर लो 5.80 ऐसे करके दे दिया और आपसे पूछ दिया n का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करोगे? पूरा म्यू का वैल्यू रखोगे, स्क्वायर रूट इधर से हटाओ, इधर स्क्वायर लगाओ, n स्क्वायर प्लस 2n द्विघात समीकरण हो जाएगा। इतना क्यों करना? n का वैल्यू ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे। अगर मैं भी पूछ दिया तो आप बस 0.80, अगर ऐसा देखा गया है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम अनुमानतः बता रहे हैं कि म्यू का वैल्यू n के वैल्यू से 0.75 से 0.80 ज्यादा रहता है। n का वैल्यू से 0.75 के आसपास उतना ज्यादा रहता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो प्यारे बच्चों 5.80 जो दिख रहा है ना, तो 0.80 को हटा दो, 0.75 अगर माइनस भी तुम करते हो तो 5 पॉइंट समथिंग बचेगा। और आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन दशमलव में होगा? इलेक्ट्रॉन कभी 5.5 गो होता है क्या? इलेक्ट्रॉन कभी 6.25 गो होता है क्या? इलेक्ट्रॉन कभी 2.25 गो होता है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन तो बच्चों आपने पढ़ा है Q बराबर Ne, इंटीजर मल्टीपल होता है। या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 1000 होगा, लाख होगा, ऐसे होगा। पर 3.5, 4.25 फ्रैक्शनल नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा। तो भाई जो n का वैल्यू एग्जैक्ट बचेगा वो क्या लगा देना? अनुमानतः 5। अगर मान लो n का वैल्यू 5 दे दिया और म्यू पूछ रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 पॉइंट समथिंग दिखना, लगभग 0.75 से प्लस वाली वैल्यू हो, मतलब अनुमानतः। तो यहां से आप निकाल सकते हैं। अब सुन लो, एक सवाल बड़ा रच के पूछता है, क्या प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय चुंबकीय और अनुचुंबकीय, ये सवाल भी रच के पूछता है
इसमें क्या करना है कि जब भी प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक की बात करेगा, किसकी बात करेगा, डायामैग्नेटिक की बात करेगा, और पैरामैग्नेटिक का निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय यानी कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे युग्मित होंगे, लेकिन यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो समझ जाना कि वो अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन है, सॉरी अनुचुंबकीय प्रकृति का है, उसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक वाला है। लेकिन अगर सारा का सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सारा का सारा क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सब इस प्रकार से होंगे, सब इस प्रकार से टोटली कंप्लीट, तो समझ जाना वो प्रतिचुंबकीय है, वो डायामैग्नेटिक है। यानी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते हैं। जिसमें अनपेयर्ड होता है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। क्लियर, समझ आ गया बच्चों? यस और नो बता देंगे। यस, वेरी गुड। चलो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लेना, क्योंकि पता कभी कभी पूछ देता है कि टंगस्टन इस्पात में कौन कौन से पदार्थ की मात्रा होती है। तो भाई टंगस्टन के साथ साथ क्रोमियम है इतना प्रतिशत का, निकल इस्पात में क्या होता है, मैग्नीज में क्या होता है, ये मिश्र धातु है। स्क्रीनशॉट प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पढ़ने की चीज है, ये इसका यूज है, ये यूज है, ये सब देख लीजिएगा, ये इसका गुण है कि ये किस प्रकार का होता है, कठोर होता है कि क्या होता है, ये इन सब का यूजेज है कि कहां किस पदार्थ को बनाने में इसका यूज किया जाता है। स्क्रीनशॉट फटाक से 1 2 3, इसका भी स्क्रीनशॉट 1 2 3। जैसे पीतल है, किन पदार्थों से मिलकर, ये मिश्र धातु होते हैं, अल्वॉय होते हैं। और ये कांसा हो गया, जर्मन सिल्वर, ये क्वेश्चन पूछा है जर्मन सिल्वर वाला, जर्मन सिल्वर वाला पूछा, याद कर लेना सभी कोई, जिसमें कॉपर भी होता है, जर्डन भी होता है, निकल भी होता है। कॉपर लगभग 50%, जर्डन 30%, निकल 20%। ये क्वेश्चन पूछता है। गन मेटल वाला भी पूछता है, मोनल मेटल भी पूछता है। तो ये आपको ये याद रखना है किन किन चीजों से मिलके ये बने होते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सारा आप लोगों को दिखा दिया। अब आ जाते हो आप एफ ब्लॉक के अंदर। आप अगर पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों, टेबल के सबसे नीचे दो लंबी सीरीज आपको दिखती है, दो लंबी लाइन दिखती है, जिसमें 14 तत्व रखे जाते हैं। एक 57 से 71 वाला निकलता है और एक 89 से 103 वाला निकलता है। लेकिन प्यारे बच्चों 57 अर्थात लैंथेनम, लैंथेनम के बाद सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के जितने भी तत्व होते हैं उनको लैंथेनाइड्स कहते हैं। यानी एफ ब्लॉक भी दो भागों में बटा हुआ है। एफ ब्लॉक की दो सीरीज होती है ऐसे बाएं से दाएं जाने की, जिसमें एक सीरीज को लैंथेनाइड्स और नीचे वाली सीरीज को एक्टिनाइड्स। क्योंकि लैंथेनम के बाद से ये स्टार्ट होता है, लैंथेनम इसका प्रारंभिक है, इस वजह से लैंथेनाइड्स, जिसको एलन भी शॉर्ट में सांकेतिक रूप में लिखा जाता है, एक्टिनाइड्स जो कि एक्टिनियम के बाद होता है। क्लियर है? इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं। नोट कर लेना, एफ ब्लॉक के तत्वों को रेयर अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। इसमें एफ ब्लॉक में इसको क्यों रखा गया? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है। दूसरी चीज कि जैसे डी के अंदर 10 तत्व रखे गए थे, उसी प्रकार से एफ के अंदर भी 14 तत्व ही दिखेगा आपको, 14 तत्व दिखेगा। क्यों? क्योंकि एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो। एफ में अधिकतम आप 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। इसी की वजह से एफ ब्लॉक के अंदर भी बच्चों एक सीरीज के अंदर 14 तत्व, यानी टोटल 14 14 28 तत्व। पहली सीरीज लैंथेनाइड्स, दूसरी सीरीज एक्टिनाइड्स। एफ कहां से स्टार्ट होता है? एफ कहां से स्टार्ट होता है? तो 4s 4p 4d और 4f, यानी कि एफ की पहली सीरीज 4f होती है, तो इसके जस्ट नीचे वाली सीरीज 5f होती है। प्यारे बच्चों अगर 4f पूछ दे तो समझ जाना वो लैंथेनाइड्स की बात करता है। या आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में,
लैंथेनाइड्स के तत्वों के लिए विन्यास निम्नलिखित में से कौन है? 4f वाला है, 5f वाला है, 6f वाला है? क्या बताना? 4f। अगर 5f हो जाए तो एक्टिनाइड्स की बात आ गई। किसकी बात आ गई? एक्टिनाइड्स की बात आ गई। आगे चलिए जी, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए। 4f से जब स्टार्ट होता है, इसको अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। f ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इंटर क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि अंतः संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यहां पर देख लो बच्चों, बाहरी वाला एन हो गया, जस्ट इसके अंदर वाला जो कि ट्रांजिशन की बात कर रहे थे डी एन -1, और फिर इसके एक माइनस में जाओगे तो n-2 में एफ में जाओगे। अब देखो 4f से ये स्टार्ट होता है, तो 4 ये हो गया, तो ये कितना होगा? 5d, तो ये होगा 6s। ठीक है ना? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 0 से 1 और यहां पर 1 से लेके 14 तक रखे जाते हैं। तो F के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है। प्यारे साथियों, जैसे ही आप बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटने लगता है। यह बड़ा कमाल का सवाल है। लैंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। परमाणु आकार की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर एक परमाणु है और यहां पर ये नाभिक हो गया, ये इनकी कक्षा हो गई, तो एक परमाणु के अंदर 2 तरह का बल हमेशा कार्य करता है, 2 तरह का फोर्स हमेशा काम करता है। एक होता है कि इन कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच, यानी कि जिसको परिरक्षण प्रभाव कहते हो, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कि दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच ही अगर होगा तो वो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? भैया, 2 लड़का की शादी कैसे पॉसिबल है एक दूसरे से? पॉसिबल ही नहीं है। क्या 2 लड़कियों की शादी एक साथ एक दूसरे से कराया जा सकता है? नहीं। 2 लड़की की एक साथ शादी हो सकती है, पर एक दूसरे से नहीं हो सकती। 2 लड़के की शादी एक साथ पॉसिबल है, हो सकता है, लड़की से हो सकता है, पर एक दूसरे से नहीं हो सकता। तो भाई मेरे इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण, वो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएगा। और जब सोचो कि जब ये दूर भगाएगा तो आकार बढ़ाएगा, यानी अगर ये हावी होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो ये आकार को बढ़ाएगा, साइज ऑफ एटम को इंक्रीज करेगा। लेकिन जब दूसरा बल की बात करते हैं, सेकंड फोर्स, जो कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, N फॉर न्यूक्लियस, E से इलेक्ट्रॉन, इनके बीच लगता है। अब बताइए लड़का लड़की की शादी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, क्योंकि यहां पे अट्रैक्शन हो गया। निगेटिव पॉजिटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसलिए यहां पर अट्रैक्शन फोर्स। और जब ये हावी होगा बच्चों तो आकर्षण होगा, खींच रहा है, खिंचाव हो रहा है, सिकुड़न हो रहा है। सिकुड़न में क्या हो जाएगा? आकार घट जाएगा। प्यारे साथियों, अब आप सोचिए कि जब आप बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, यानी परमाणु संख्या 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63 ऐसे करके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अगर आप साइज की बात करोगे तो होगा क्या? परमाणु जब वर्ग के अकॉर्डिंग देखते हो, पीरियोडिक टेबल के अंदर या तो एक ऊपर से नीचे देख सकते हो या लेफ्ट से राइट देख सकते हो। जब आप टॉप टू बॉटम की बात करते हो, ऊपर से नीचे देखते हो, यानी कि ग्रुप में आप एटम की बात करते हो, तो भाई ग्रुप में एटम का साइज बढ़ते जाता है। इसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। यहां पे एक कक्षा है, फिर 2 सेल्स, फिर 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण, कक्षा की संख्या बढ़ने के कारण वर्ग में, ग्रुप में साइज ऑफ एटम बढ़ते जाता है। पर यहां तो पीरियड टाइप की बात हो रही है। आप अगर लैंथेनाइड्स की बात कर रहे हो तो एक लेफ्ट से राइट जाने की बात हुई है, नंबर ऑफ सेल्स तो कहीं बढ़ेगा घटेगा नहीं, नंबर ऑफ सेल्स सब में बराबर रहेगा। तो फिर क्या आकार में परिवर्तन नहीं होगा? होगा। किस प्रकार होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है, घटेगा। पीछे का कारण क्या है इसका? रीजन बिहाइंड दिस, रीजन ये है बच्चों कि भाई एटम के अंदर नाभिक, और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर धन आवेश होता है,
प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। भाई जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम सीरियम की बात करते हैं 58 होता है उसका परमाणु संख्या, इसका मतलब कि उसके नाभिक के अंदर, इसके अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसके नाभिक के अंदर 58 प्लस हो गया और यहां इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी प्रकार से 59 प्लस, 60 प्लस, 61 पॉजिटिव, 62 पॉजिटिव, 63 पॉजिटिव। सोचो कि नाभिक का आवेश बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती जा रहा है बच्चों, तो वो खिंचाव करेगा ना, आकर्षण होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आएगा, सिकुड़न होगा आकार में, जैसे आकार घटता चला जाएगा, आकार घटता चला जाएगा, जिसको हम लोग लैंथेनाइड संकुचन के नाम से जानते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, अगर आप लैंथेनाइड्स की बात करते हो तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण लैंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक जाते हो आप तो आकार में कमी आती है, आकार घटते जाता है। रीजन क्यों? क्योंकि अगर आप बैर को देख लो, बैर जब कच्चा रहता है ना तो बहुत फूला हुआ रहता है, एकदम सटीक दिखता है, पर जब पक जाता है ना तो सिकुड़न आ जाती है। अंगूर को देख लीजिए, आम को देख लीजिए, वही चीज, उसी तरह की कहानी यहां पर दिखती है बच्चों, कि जैसे जैसे आप यहां से वहां बढ़ते जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते जाते हैं, एटॉमिक नंबर तो बढ़ते जाता है पर नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ता है, तब इफेक्टिव एटॉमिक चार्ज नहीं, हाँ न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज जो है, यानी कि नाभिकीय आवेश इतना प्रबल हो जाएगा कि हावी हो जाएगा और वो आकर्षण बढ़ा लेगा। यानी उस परिस्थिति में ये वाला ज्यादा हो जाता है, NE वाला ज्यादा हो जाता है, किसकी तुलना में? EE की तुलना में। समझ में आ गया? यानी कि प्रतिकर्षण बल, परिरक्षण प्रभाव दुर्बल हो जाएगा, वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। चीजें क्लियर है? लैंथेनाइड्स आपने देख लिया, क्यों? क्योंकि यहां पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है, वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट है बच्चों, लेकिन नाभिकीय आवेश स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से लैंथेनाइड्स के आकार में कमी आती है, जिसको लैंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। इसमें इसके बाद प्रभाव भी पड़ता है गुण पर। दूसरा चीज कि इसकी वजह से अगर आप संक्रमण श्रेणी में जिरकोनियम, हाफनियम को देख लीजिए, उसके आकार लगभग एक समान दिखेंगे, है ना? अगर आप देखना चाहें तो इसके साइज को अगर आप देखें तो जिरकोनियम और हाफनियम, ये देख लीजिए, NB और TA, इसके आकार में भी वही चीजें देखने को मिलेगी NB और TA में। ये इसका इफेक्ट है बच्चों, ठीक है? क्लियर है? लैंथेनाइड में जिस प्रकार से संकुचन आता है, जिस प्रकार से सिकुड़न आता है, सिमिलरली उसी प्रकार एक्टिनाइड्स में भी ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिनाइड्स में भी बच्चों ये सिकुड़न होता है, तो उसको एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। अब देखो एक बड़ा जबरदस्त सवाल पूछता है आपसे समानता और विभिन्नता को लेकर के। ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः लैंथेनाइड्स +3 दिखाता है, एक्टिनाइड्स भी सामान्यतः +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, पर इसके अलावा भी इनके कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +2 +4। इसके अलावा एक्टिनाइड्स का भी होता है अपना, एक्टिनाइड्स भी दिखाता है +4 +5 +6 +7। एक्टिनाइड्स का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन +3 के अलावा +2 भी एक दिखा दिया, +4 भी दिखा रहा है, +5 भी दिखा रहा है, +6 भी दिखा रहा है, +7 भी दिखा रहा है। यानी अगर आपसे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में समानता पूछे, सिमिलैरिटीज पूछे, तो आप बता सकते हो ना कि भाई लैंथेनाइड्स भी +3 सामान्य दिखाता है ऑक्सीकरण अवस्था, और एक्टिनाइड्स में भी +3 होता है। जिस प्रकार से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी प्रकार से एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। यानी कि एटम जिस प्रकार से लैंथेनाइड्स में घटते जाते हैं साइज उसका, उसी प्रकार से एक्टिनाइड्स में भी होता है। चार्ज का विनिमय इधर भी, चार्ज का विनिमय इधर भी। अंतर पूछ दे
तो अंतर आप बना सकते हो कि भाई जिस प्रकार से लैंथेनाइड्स +3 दिखाता है उसी प्रकार से एक्टिनाइड्स भी +3 के अलावा +2 +4 दिखाता है, उसी प्रकार से ये +4 +5 +6 +7 ऐसे दिखाता है। जटिल यौगिक ये नहीं बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लैंथेनाइड्स नहीं बनाता है। ये हो गया लैंथेनाइड्स, ये हो गया एक्टिनाइड्स। अंतर है, ये बनाते हैं। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाता है, ये बनाता है। ये दुर्बल क्षारीय होता है यानी कि वीक बेसिक होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। इसमें अगर आप लैंथेनाइड्स की बात करते हो बच्चों, तो लैंथेनाइड्स के अंदर प्रोमिथियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जो रेडियो एक्टिव होता है। पूछेगा सवाल कि रेडियो एक्टिव तत्व, एक ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व जो कि F ब्लॉक का है और लैंथेनाइड्स का है और वो रेडियो एक्टिव होता है, तो वो क्या बताओगे? प्रोमिथियम। ठीक है, लेकिन अगर तुम एक्टिनाइड्स के अंदर जाते हो, एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। समझ आ गया बच्चों? अगर चुंबकीय गुण देखा जाए तो इनका आसानी से निर्धारण किया जा सकता है, जबकि इनका आसानी से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल आप सबके साथ हमने डिस्कस करा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जहां पे आयनों का रंगीन होना, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय की पहचान करना, चांदी विद्युत का सुचालक होता है क्यों, कौन ऐसे तत्व है जो कि डी ब्लॉक का तो होता है पर संक्रमण नहीं है, इसके अलावा मैग्नेटिक रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए धमाल मचाते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा करके रिवीजन करो, मेहनत करो, पूरी एनर्जी डाल दो।